एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। हम चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में ले चुके हैं। चैप्टर 6 ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट से डील करता है। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमने डिस्कस करने शुरू कर दिए। एक तो है इसमें से वेजिंग वॉर, ये भी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है। 121 में ये कवर होता है। इसका पनिशमेंट भी वही है, डेफिनेशन भी, जितनी भी डेफिनेशन है थोड़ा इनकम्प्लीट है बट है वही है ये। और इसी तरह सेडिशन की डेफिनेशन और पनिशमेंट दोनों 124A में है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में जैसे इससे रिलेटेड वेजिंग वॉर से रिलेटेड 121A है जो कॉन्स्पिरेसी को, वेजिंग वॉर की कॉन्स्पिरेसी को पनिशेबल बनाता है, जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसकी कॉन्स्पिरेसी अगर की वेजिंग वॉर की, और बाकी जितने भी इनकोवेट है टर्म्स हैं जैसे कमीशन कहें आप, अटेम्प्ट कहें और या फिर अबेटमेंट हो, इन तीनों की पनिशमेंट इसी में है। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी रह गया था सिर्फ, यानी एक ऑफेंस का मोड जो है, जो कॉग्निजेबल और पनिशेबल मोड्स हैं वो यही है। एक ऑफेंस का कमीशन होता है, अटेम्प्ट होता है, या अबेटमेंट होता है, या कॉन्स्पिरेसी होती है उसकी। तो इसमें तीन मोड्स को यहाँ पनिश किया है। एक 121A में कॉन्स्पिरेसी को पनिश किया है। अब अगर आप कॉन्स्पिरेसी के जो प्रोविजंस है 120A एंड 120B, हेंस वो यहाँ एप्लीकेबल है ही नहीं। 120B में जिन कॉन्स्पिरेसीज को पनिश किया है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज वो है जिनकी आईपीसी में कहीं और पनिशमेंट है नहीं। तो इसकी तो पनिशमेंट क्लियरली 121A में है। इसी तरह सेक्शन 122 पनिश करता है प्रिपरेशन स्टेज को ही। और मैंने आपसे कहा था कि इंडियन पीनल कोड में बहुत थोड़े ऑफेंसेस हैं जिनकी प्रिपरेशन स्टेज जिनका पनिशेबल है, और क्रिमिनल लॉ में जनरली प्रिपरेशन स्टेज पे ऑफेंसेस पनिशेबल नहीं हो पाते हैं। बट कुछ ऑफेंसेस हैं जो प्रिपरेशन के स्टेज से ही पनिशेबल होने लगते हैं, वरना जो पहला स्टेज है जिसे इंटेंशन कहते हैं वो पनिशेबल लॉ में होता ही नहीं, क्योंकि आप मेयर इंटेंशन को पनिश नहीं कर सकते। तो 122 प्रिपरेशन ऑफ वेजिंग वॉर को पनिशेबल बनाता है। सिमिलरली मैंने आपसे बोला था 399 में प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, ये भी पनिशेबल है। तो अगर इसकी प्रिपरेशन तक की है, सिर्फ प्रिपरेशन की है वेजिंग वॉर की, ये पनिशेबल हो जाएगा। और देन सेडिशन 124A में है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट वाला चैप्टर है और 121 से लेकर के सेक्शन 130 तक ये स्ट्रेच करता है, 121 to 130। तो पहला टॉपिक हम इसका ले लेते हैं, वेजिंग वॉर। वॉर वर्ड से ही लगता है कि ये किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी कैफियत की बात हो रही है जिसमें कॉम्बैटेंट्स है, या कन्वेंशनल डेफिनेशन या नोशन और अंडरस्टैंडिंग जो वॉर की है वही शायद कंसिडर कर रहा है इंडियन पीनल कोड। लेकिन इसका आंसर है नो, कि कन्वेंशनल वॉर सिर्फ नहीं मुराद है। इसमें स्टेट की तरफ जितने भी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी पनिशेबल हो जाती है, क्योंकि स्टेट को राइट है अपनी तरफ सबवर्सिव एक्टिविटीज़ आने वाली को फोर्स से रिपेल करे, और फिर जो उसके नतीजे में इम्प्रिजन हो गए या उन पे चार्ज लगा करके उनको पनिश करे अंडर द लॉ। और दूसरी तरफ ये राइट जो है, अब वॉर कौन सा, क्या ये वॉर सिर्फ बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स और लेक्चर्स और स्पीचेस, या फिर इसमें आर्म्ड इन्वॉल्वमेंट इन अ बैटल होना चाहिए, और कौन से आर्म्स, ये सारे डिबेटेबल इश्यूज़ है। तो हम डेफिनेशन की तरफ चल लेते हैं। डेफिनेशन देखिए सेक्शन 121 की, हुएवर वेजेस वॉर, बस वेज वॉर, इसको अंडरलाइन करिए, वेजेस वॉर।
whoever wages war against the government of India, ये सेक्शन 17 आईपीसी का डिफाइन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। government, whoever wages war against the government of India or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो पहली चीज़ जो ये सेक्शन पनिश करता है वो कमीशन ऑफ वेजिंग वॉर की। तो दूसरी चीज़ जो ये पनिश करता है इसका अटेम्प्ट, अगर अटेम्प्ट भी किया तो भी सेम पनिशमेंट। और तीसरी चीज़ जो पनिश करता है वो है अबेटमेंट। तो कमीशन हो, अटेम्प्ट हो या अबेटमेंट हो वेजिंग वॉर का, वो पनिश हो जाएगा 121 में। अब वॉर कैसे वेज किया उसने या कर सकता है और किसके खिलाफ कर जाने को वेजिंग वॉर कहा जाएगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये किया तो पनिशेबल, अभी पिनल प्रोविजन समझ लेते हैं। पेनल्टी यही है, पेनल्टी इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ है। शैल बी punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine, और प्लस फाइन तो हमेशा होगा, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या डेथ, दोनों में से एक चुने कोर्ट, और साथ साथ फाइन तो होगा ही होगा। अब इसमें वर्ड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सेक्शन 17 कहता है कि जहाँ जहाँ वर्ड गवर्नमेंट आईपीसी में है उससे मुराद स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या इससे पंचायत गवर्नमेंट में आएगा क्या नहीं आएगा, ये डिबेट का आंसर किसी लीडिंग केस लॉ ने नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली आंसर येस है कि मैजिस्ट्रेट के खिलाफ या किसी भी स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी के खिलाफ ये ऑफेंस किया तो वेजिंग वॉर समझा जाएगा। और अगर मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेशन को लेकर के कोई एक्ट या स्टैट्यूट साइलेंट हो, तो हम फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है 1897 का, उसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। ये जनरल क्लॉजेज को डिफाइन करता है। इसमें सेक्शन 258 और 260 हो सकता है थोड़े हेल्प का हो स्टेट और गवर्नमेंट की डेफिनेशन में, बट थोड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन है, नैरो डेफिनेशन है इस पे लगाने के लिए। तो कुल मिला के ये समझना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट से मुराद है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, जो क्रक्स है पूरे सेक्शन का और जिसके गिर्द वो घूमता है, वो है वेजिंग वॉर। जिस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करनी थी बेयर लैंग्वेज ने अंदर फिर उसी को दोबारा यूज़ किया, वेजिंग वॉर। अब वेजिंग वॉर के मोड्स क्या होंगे उनको एक्सप्लेन और डिलिनिएट करने से ये सेक्शन रुक गया है। तो इसने उन्हीं वर्ड्स को एम्प्लॉय करके थोड़ा एम्बिग्विटी ला दी। हुएवर वेजेस वॉर, अब वॉर वेज कैसे कर सकता है एक ऑफेंडर, एसेलियंट, परपेट्रेटर, ये एक डिबेटेबल इशू है। और वॉर से क्या मुराद है, तो इसके लिए हम कुछ जजमेंट्स की लाइट में समझने की कोशिश करेंगे। एक जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम लेंगे इसमें, क्योंकि ये रीसेंट है इन पॉइंट ऑफ टाइम और बहुत डिबेटेड भी है। स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सांधू 2005 की जजमेंट है। 2005-11 सुप्रीम कोर्ट केसेस 600 SCC 600 की ये जजमेंट है। ये डबल जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की इसमें बैठी थी और इसी में पेज नंबर 99 के आसपास कलेक्टिव कॉन्शियंस का वर्ड एम्प्लॉय किया था, जो बहुत डिबेट किया गया फिर लीगल लिमिनरीज में। लेकिन बहुत सारी जजमेंट्स बेस्ड हैं कलेक्टिव कॉन्शियंस के नोशन पे, एक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कैटेन ऑफ जजमेंट्स हैं जिनमें इस को एम्प्लॉय करके जजमेंट दी गई कलेक्टिव कॉन्शियंस। तो इसमें 99 के आगे जस्टिस वेंकटरामा रेड्डी और पीपी नावलेकर हैं इसमें। उन्होंने 99 से आकर के 18th और 19th सेंचुरी के जो कई सारे जूरिस्ट्स हैं, जजेस हैं, उनके ओपिनियन को लेकर के कहा कि वॉर को, जैसे मैन्सफील्ड है, लॉर्ड मैन्सफील्ड ने कहा है, वॉर इज़
levying war against the king, levying war against the king, या फिर इसको इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में ट्रेजन भी कहते थे, levying war against the king और ट्रेजन। ये लॉर्ड मैन्सफील्ड, इसमें एक जो केस है जॉन फ्रेंड्स केस, चीफ जस्टिस होल्ट का ऑब्जर्वेशन है, होल्ट इन जॉन फ्रेंड्स केस, वो थोड़ा नैरो और रिज्ड लगेगा आपको, बट मैं उसको कोट अनकोट पढ़ लेता हूँ कि जस्टिस होल्ट ने कहा था दैट इफ पर्सन डू असेंबल and act with force in opposition to some law which they think inconvenient and hope thereby to get it repealed, this is levying war and treason। थोड़ा आपको नैरो लगेगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस होल्ट ने कहा था इफ पर्सन्स डू असेंबल themselves and act with force in opposition to some law which they think inconvenient and hope thereby to get it repealed, this is levying war and treason। तो there is one more judgment जिस पर रिलाई किया इस जजमेंट में, that is नज़ीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। मैं लिख लेता हूँ नज़ीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, 2003 की जजमेंट है। इसको रिलाई करके कोर्ट ने अपनी बहस को आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट केसेस 461 है या 465 है, आई डोंट रिमेंबर, बट नज़ीर खान वर्सेस दिल्ली जजमेंट का नाम है। तो इस जजमेंट में फर्दर जस्टिस रेड्डी और नावलेकर ने कुछ ऑब्जर्व किया था वॉर वर्ड को लेकर के, और उन्होंने कहा वॉर और टेररिज्म जो है, दीज आर द वायलेंट एक्ट्स टू ओवरऑ द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, जिनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं आपस में, and it is not too easy to distinguish them, but one thing is certain, the concept of war embedded in section 121 is not to be understood in international law sense। ये बताना मकसूद था कि इससे इंटरनेशनल लॉ का वॉर मुराद नहीं है। it is not meant to punish the prisoners of war of a belligerent nation, जो किसी दुश्मन या हरीफ मुल्क के कैदी होकर के आए, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री से ये पता चलता है that war contemplated by 121 section 121 is not a conventional war between nations। तो it is, फिर इसमें इलस्ट्रेशन भी थोड़ा हेल्पफुल है। अगर आप देखेंगे आर्म्ड इंसरेक्शन को ज्वाइन कर देना और वो वेजिंग वॉर हो जाता है। तो ये वेजिंग वॉर के डेफिनेशन, और इसमें वॉर से समझना है कन्वेंशनल वॉर नहीं है। मज़ीद जो इसकी सिमेंटिक्स हैं दैट्स फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड, एंड वो हर एक नई जजमेंट में डिलीनिएट किया जाता है। इस तरह और जजमेंट्स आप देखना चाहें तो मोहम्मद आमिर अजमल कसाब वर्सेस स्टेट है, और इसी तरह मोहम्मद याकूब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। इन जजमेंट्स को आप देख सकते हैं जिसमें वेजिंग वॉर पर बहस हुई है। देन नेक्स्ट सेक्शन जो बहुत ज़्यादा इनफेमस है, दैट इज़ ऑफ सेडिशन, सेडिशन 124A। सेडिशन क्या है और कैसे कैसे किया जाता है, ये पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। सेडिशन 4 में से एक मोड से इंसान करता है। कैसे कैसे, मैं आपको फिर से सेक्शन के, आप बेयर एक्ट्स की तरफ देख लीजिए, हम बेयर रीडिंग लगा लेते हैं उससे। whoever by words, तो कैसे कैसे करेगा,
वर्ड से, whoever by words either spoken or written, कोई से भी हो, spoken या written words, दोनों फॉर्म्स में वर्ड्स होते हैं। और आपने टॉर्ट के लॉ में पढ़ा होगा स्लैंडर एंड डिफेमेशन एंड लिबेल, वहाँ आपने पढ़ा होगा कि स्पोकन वर्ड्स चूँकि ये स्लैंडर है और रिटन लिबेल बन जाते हैं, तो वर्ड्स, लेकिन वो डिफेमेशन का लॉ है, उस पर नहीं जाना है। ऑल्दो आपको पेथेराम की जजमेंट जो इसमें हम पढ़ेंगे पहली, उसमें जो चार्ज था वो दोनों का एक साथ सेडेशन प्लस डिफेमेशन भी था, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी। whoever by words either spoken or written or by signs, साइन से या तो इशारों से, और visible representation, visible representation, ये तीन चीज़ें, whoever by words spoken or written or signs or visible representation और otherwise, इसमें गुंजाइश और छोड़ दी कि सिर्फ इससे नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे क्या कोई और मोड इन तीन के अलावा हो सकता है कि साइंस से विजिबल रिप्रेजेंटेशन और वर्ड्स के अलावा, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन डेवलप करती जा रही है, तो नए मीन्स को एकोमोडेट करने के लिए अदरवाइज फ्रेज आया ही हुआ है। तो whoever by words or signs or visible representation or otherwise brings, या तो इसका कमीशन किया, और attempts to bring into hatred or contempt, या उसने किया ऐसा या ऐसा करने की कोशिश की, और excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law, किस चीज़ को करे, brings और attempts to bring into hatred और contempt। पहले इन दोनों को सिनोनिमसली यूज़ किया है कि contempt या hatred को brings और attempt, ज़रूरी नहीं है कि उससे नफरत फैले, तो attempt brings और attempts to bring into hatred और contempt, और excites और attempts to excite disaffection, या तो contempt can be brought, इसीलिए brings और attempts to bring hatred or contempt, and disaffection को लेकर के क्या है कि excites और attempts to excite disaffection towards the government established by law shall be punished। आगे नहीं बोला कि यही सडिशन होगा, बट ये अंडरस्टूड है यही सडिशन है, and he shall be punished with imprisonment for life। अब इसमें थोड़ा लीनियंसी है कि जज लीनियंट होता जाएगा अगर उतने बड़े चार्जेस नहीं हैं, और shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, or with fine। तो इसकी पनिशमेंट को लेकर के पेनिटिव क्लॉज क्या है, पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, LI में लिख रहा हूँ, प्लस और प्लस नॉट, ये लिखता हूँ प्लस और प्लस नॉट लिखा मैंने, फाइन या फाइन के बगैर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, या फिर क्या होगा, या 3 साल की सज़ा, 3 साल से ऊपर भी दे सकते हैं, 4-5 साल कुछ दे सकते हैं, यानी 3 साल मिनिमम देना ही देना है, और फाइन या सिर्फ फाइन विच में एक्सटेंड टू 3 years, और 3 years के साथ भी फाइन, ये प्लस और प्लस नॉट फाइन, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू विच फाइन में बी एडेड, 3 years इम्प्रिजनमेंट टू विच फाइन में बी एडेड, प्लस या प्लस नॉट फाइन, फाइन के साथ या फाइन के बगैर 3 साल की सज़ा दे दे, या सिर्फ फाइन दे के उसको छोड़ दे। तो कैसे कैसे फिर से देख लेते हैं कि या तो वर्ड से या साइंस से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या किसी और तरीके से क्या करें, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट, और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। गवर्नमेंट वर्ड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें इस वर्ड से पहले डिसअफेक्शन वर्ड यूज़ हुआ है। डिसअफेक्शन को लेकर एक्सप्लेनेशन 1 है, विच सेज डिसअफेक्शन इंक्लूड्स ऑल फीलिंग्स ऑफ डिसलॉयल्टी एंड एनिमिटी, कि इसमें डिसलॉयल्टी, ऑर्डर न मानने का सरकार का,
या गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो भी है उनका अथॉरिटी को डिनाई करने का और डिसलॉयल होने का और उसकी तरफ एनिमिटी कराने का, ये सारे फीलिंग्स आते हैं। तो थोड़ा रिजिड ये लॉ है, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि बहुत सारे जूरिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इवन लॉ कमीशन फॉर दैट मैटर हैज़ सेवरल टाइम्स 1968 में लॉ कमीशन ने पहली बार जो 39th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी, पहली बार उसमें लॉ कमीशन ने कहा कि इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए सेडिशन के लॉ को। एंड लेटली इन अगस्त 2018 एंड लास्ट ईयर भी जो कंसल्टेशन पेपर आते हैं लॉ कमीशन के, उसमें भी लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि इसमें स्पेसिफिक होना चाहिए इसको कि इस तरह के एक्ट्स को पनिशेबल बना दिया जाए सेडिशन में। बहुत वाइडर डेफिनेशन है, तो इसलिए आपके इस लॉज में देखेंगे कि इस बहुत, जैसे दीपक गुप्ता साहब ने अभी रिटायरमेंट या फेयरवेल स्पीच में कहा था कि इसको स्क्रैप हो जाना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट फोर्स अफेक्शन, गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स अफेक्शन फ्रॉम पीपल। लॉयल्टी को तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट यू कांट फोर्स देम अफेक्शन ऑन देम। और बोला कि इसमें कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, तो ये भी सच है। एनसीआरबी का जो डेटा है वो हमें कहता है कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो इसमें 3 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन यही कहता है कि डिसअफेक्शन में डिसलॉयल्टी और तमाम एनिमिटी की फीलिंग्स आती है। दूसरा तीसरा एक्सप्रेशन मोरलेस सिमिलर है, और एक तो वो लेजिटिमाइज करता है या इजाज़त देता है उन कमेंट्स की जो डिसअप्रोबेट करते हैं गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के मेजर्स को विद अ व्यू टू ऑल्टर देम बाय लेजिटिमेट मीन्स। एक्सप्लेनेशन 2 अगर आप देखेंगे वो है डिसअप्रोबेशन, कि अगर आप डिसअप्रूव करते हैं ऑफ गवर्नमेंटल मेजर्स or the measures taken by the government with a view to obtain their alteration by lawful means and without exciting any disaffection or hatred or contempt or disaffection, do not constitute sedition। तो ये गवर्नमेंट के मेजर्स को लेकर के है, डिसअप्रोबेशन ऑफ गवर्नमेंटल मेजर्स। और तीसरा एक्सप्लेनेशन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है कि दैट डिसअप्रोबेशन से ही डिसअप्रोबेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ये गवर्नमेंट के मेजर्स हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट without exciting or attempting to excite hatred or contempt or disaffection do not constitute sedition। ये 3, यानी कि आप फेयर क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कर सकते हैं जिसमें आप चाहें कि ये पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, ये बदल जानी चाहिए, उनका ऑल्ट्रेशन मांगे लेजिटिमेट मीन्स से। तो थोड़ा थिन लाइन है ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 में जो राइट्स को रिकग्नाइज करता है एज फंडामेंटल, और आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के डेनिग्रेशन में, डेरोगेशन में, इनकन्सिस्टेंसी में कोई लॉ नहीं बन सकता। और वो लॉ जो भी बनेगा, आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर कोई भी लॉ बनता है या कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले था ऐसा जो इनकन्सिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, वो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकन्सिस्टेंसी वॉइड होगा, यानी जितनी हद तक इनकन्सिस्टेंट है उतनी हद तक इनऑपरेटिव होगा। और अगर ये फिर जजमेंट्स में है, ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लास नहीं है लेकिन यहाँ याद दिला रहा हूँ, आगे आप सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। और अगर वो लॉ का पूरा पार्ट ही इनकन्सिस्टेंट हो तो पूरा वॉइड हो जाएगा, और अगर वो पार्ट उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता तो सेवरेबिलिटी जिसे कहते हैं, तो फिर सारा पार्ट बिना सेपरेट किए ही वॉइड है। लेकिन अगर रेस्ट पार्ट जो वैलिड हो सकता है और वॉइड पार्ट निकाला जा सकता है तो वॉइड पार्ट को अलग किया जाएगा। तो आर्टिकल 13 कहता है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जजमेंट पढ़नी है हमें। आर्टिकल 13 कहता है कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी अगर कोई ऐसा कानून था वो वॉइड होगा। और आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटीड करता है कि आपको आज़ादी इख्तियार है, आप अपनी राय को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो अब चूंकि इंसान जब इन राइट्स को एक्सरसाइज करता है, ये सिटीजन के राइट्स हैं, और सेडिशन दूसरी तरफ से एक वेपन है, टूल है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के हाथ में, सो ऑफन ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो
तो हम 2-3 जजमेंट्स के ज़रिए से इनको बहुत अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, मैंने कल ही बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि 2 जजमेंट्स हैं 1959 की जजमेंट रामनंदन की, और उसने कह दिया था कि 124A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 19(1)A से टकरा रहा है। और फिर इसमें केदारनाथ की जजमेंट ने लेकिन इसको ओवर रूल कर दिया और ये कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट सर्टेन गाइडलाइंस इसको इशू किए। तो जो पहला केस है, पहले इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं। सेडिशन जब लॉ आया, इस पे क्योंकि ये आप जानते ही अमेंडमेंट से ही आया हुआ है सेडिशन का लॉ, तो इसका जो पहला केस है वो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस है, जिसे बंगोबासी केस भी कहते हैं। बंगोबासी केस 1891 का है, जो 1892 में डिसाइड किया गया था। और लैंडमार्क इसलिए है कि जो शुरू के बहुत सारी जजमेंट्स थी सेडिशन पे, उनको इसने साइड किया है। ये कैलकाटा हाई कोर्ट की जजमेंट है, क्या नाम था, पेथेराम, जस्टिस पेथेराम इसमें चीफ जस्टिस थे उस टाइम, बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के बने। ये उनकी जजमेंट है बंगोबासी केस। जी हाँ, क्वीन एम्प्रेस, इसको साइटेशन में, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस, JC बोस। तो ये पहला केस है, लैंडमार्क केस। और इस केस में पेथेराम जस्टिस ने कुछ लाइंस कही थी, हालांकि बड़ी स्ट्रिक्ट ये नैरो जजमेंट थी, क्योंकि इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें डिफेमेशन का भी चार्ज था अक्यूज्ड पे। और इसमें जस्टिस पेथेराम ने कहा कि इंग्लिश टर्म जो डिस है, प्रीफिक्स करके जो भी वर्ड डिस बनता है, वो उस वर्ड का जो प्रीफिक्स के बगैर बने उसका ऑपोजिट होता है। जैसे डिसअफेक्शन है, तो इससे मुराद क्या है कि अफेक्शन का ऑपोजिट माना जाना चाहिए इसको। तो कोड उसमें पेथेराम ने कहा कि डिसअफेक्शन में सारी कॉन्ट्ररी फीलिंग्स आती हैं, विच आर फीलिंग्स ऑफ डिसलाइकिंग और कंटेम्प्ट और हेट्रेड और कॉन्ट्ररी टू अफेक्शन। और बहुत रिज्ड इसमें ये करके कह दिया कि डिसलॉयल्टी और ये वर्ड्स के ज़रिए से भी हो सकती है और लेटर्स के ज़रिए से भी, और अक्सर इसको जजमेंट में कई साल तक कोट किया जाता रहा। तो और इवन आप ये जान के शायद चौंक सकते हैं, अभी जो रीसेंट जजमेंट्स भी आती हैं उसमें इसको कन्वेंशनली रेफ़र किया जाता है, बंगोबासी जजमेंट को। इसके बाद एक और जजमेंट आई जो मशहूर है, बाल गंगाधर तिलक की, कि एम्परर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। ये भी 19वीं सदी 1897 की जजमेंट है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक को कन्विक्ट कर दिया था और फिर वो अपील से प्रिवी काउंसिल चले गए थे, एम्परर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। बट इन द लास्ट सेंचुरी जो डिसाइडिंग केसेस इम्पॉर्टेंट है, उनमें सबसे पहली जजमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो रामनंदन की है। रामनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1959, इलाहाबाद 101। ये डबल जज बेंचेस की जैसे देसाई ने जजमेंट लिखी थी। और इसमें जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके फैक्ट्स में पहले पैरा कहता है कि ये जो रामनंदन था एक्यूज्ड, इसने एक बहुत लंबी तकरीर की, तकरीबन 200 लोगों के दरमियान, और उस तकरीर में कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो ऑफेंसिव समझे गए और जिनकी वजह से सेडिशन का चार्ज लगा। तो फिर कोर्ट के पास जब ये मैटर आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो दिस अक्यूज साइड ने एक कंटेंशन रेज किया कि बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 13 एंड 19(1)A के टकराने से ये सेडिशन का लॉ इससे टकरा रहा है।
124A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट इसकी जूरिस्प्रूडेंस में जा कर के कोर्ट हेल्ड दैट कि जो 19(1)A है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसकी लिमिटेशन आर्टिकल है सारे, आर्टिकल 13, आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इसकी लिमिटेशंस दी हुई हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनलिमिटेड तो है नहीं, तो इसकी लिमिटेशंस दी हैं। तो उसमें है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड अदर्स, तो पब्लिक ऑर्डर, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि ये इन रेस्ट्रिक्शंस में नहीं आता, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में, तो सेडिशन का लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट इन अ मैटर ऑफ 5 years 1962 में कुछ ही साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू 9 जजेस बेंच, जिसमें 9 जज बैठे हुए थे, इन द जजमेंट ऑफ केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 955। इस जजमेंट में 9 जजेस बेंच ने इसको ओवर रूल कर दिया। अब चूंकि ये हाई कोर्ट की जजमेंट थी तो बाकी स्टेट्स इसके बाउंड थे नहीं जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है तो इससे सारी इंडिया के लिए लॉ है, तो इसलिए इसने उसको ओवर रूल कर दिया और 9 जजेस बेंच ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस सेट कर दिए सेडिशन के लॉ को इन्वोक करने के लिए। इसमें क्या हुआ कि अक्यूज जो है केदारनाथ सिंह, उसने CID के मुलाजिमों के ख़िलाफ़ कुछ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स यूज़ किए और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके ख़िलाफ़ भी कुछ वर्ड्स यूज़ किए। कॉग्निजेंस इसका लिया गया और इसको सेडिशन का चार्ज लगा अमंग अदर चार्जेस। तो अब जब इश्यूज़ फ्रेम हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उसमें ये भी इशू आया कि ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्केबल ओपिनियन ये दिया केदारनाथ में कि ज़रूरी नहीं है, एक इंसान हो सकता है आपको पसंद भी करता हो और क्रिटिसिज्म भी करे आपका, ये पॉसिबल है। तो इन चीज़ों से ये इन्फेरेंस ड्रॉ नहीं करना चाहिए कि दैट अ पर्सन इज़ डिसलॉयल और ही इज़ ब्रीडिंग अ फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन फॉर द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट केस है। तीसरा थोड़ा इससे डिफरेंट शेड का है बट क्वाइट रिसेंट इन नेचर है, वो है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 की जजमेंट है ये। 1995 सुप्रीम कोर्ट केसेस 214। तो ये बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वॉल्यूम 3 1995। तो बलवंत सिंह की जजमेंट ही बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। इसमें 3 नारे लगाने का चार्ज था एक्यूज पे कि जब मर्डर हो गया इंदिरा गांधी का तो उसके बाद ये कुछ ऑफिसर्स थे पंजाब में एंड इन्होंने कुछ नारे लगाए जजमेंट में, वो आप उनको पढ़ सकते हैं कोट अनकोट। उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद एक नारा लगाया और एक नारा लगाया राज करेगा खालसा, और तीसरा नारा इन्होंने लगाया कि हिंदुआनू पंजाब छन कट के छड़ेंगे और हुन मौका आया है राज कायम करंदा। यानी कि हम को ये 3 नारे जजमेंट में मिलते हैं जिन पे इनको चार्ज लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को देते हुए उनको एक्विट कर दिया और ये ऑब्जर्व किया कि वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू होल्ड दैट अपॉन रेजिंग सर्टेन और सच स्लोगन्स अ कपल ऑफ टाइम्स, 1 या 2 बार ऐसे नारे देने से विदाउट एनी अदर एक्ट whatsoever the charge of sedition cannot be founded।
महज इतनी सी बात पे कि उन्होंने 2-3 नारे लगाए, ये सेडिशन का चार्ज लगाना मुनासिब नहीं है। ये दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट एंड इट सेड फर्दर दैट इट डज नॉट अपीयर टू अस दैट पुलिस शुड हैव अटैच्ड so much importance or significance to these casual slogans raised by the two persons who were appellants, जो इस केस में appellants थे। एंड देन जो important जो रेशो है इस केस का वो मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ आपको। द casual raising of the slogans once or twice by two individuals cannot alone be said to be aimed at exciting or attempting to excite hatred or disaffection towards the government established by law as contemplated by section 124A। तो इस तरह से ये सेडिशन का लॉ इवॉल्व होता जा रहा है। और अगर आप देखेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा कि लॉ कमीशन ने 1968 में 39th लॉ कमीशन रिपोर्ट में रेकमेंड किया था कि स्क्रैप हो जाना चाहिए, और बहुत सारे जजेस भी रिसेंटली इसको कंडेम कर चुके हैं कि या लॉ कमीशन ने लास्ट ईयर भी कंसल्टेशन पेपर में 18 में भी और 20 में भी 19 में भी इसको रेकमेंड किया कि इसको अमेंड करके अदर पर्पसेस के लिए लॉ रखना चाहिए। इन जजमेंट्स को आप पढ़ लीजिएगा। दिस कंक्लूड्स दैट पार्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ नाइस टाइम।